नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को आत्मसात करके और समझ करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम हम अपने सभी भारतीय भाई बहनों से ये समाचार साझा करना चाहेंगे कि जिन विषयों को भारतीय जनता दल ये YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से उठा रहा है, अब हमारी आदरणीय भारतीय आवाम भी इसके प्रति मुखरित हो रही है और वो जवाब भी दे रही है इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं और राजनीतिक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को। कई हमारे भारतीय भाई बहन इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने किस आशा से, किस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं दो बार लगातार वो सत्ता दी है, सत्ता में बिठाया है और आज जो देखने को मिल रहा है कि जिस राष्ट्रवाद का माहौल बना करके, जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का माहौल बना करके, जिस देशभक्ति का माहौल बना करके इन्होंने हमसे वोट छीना है और सत्ता हथियाई है, आज उसकी परिणति यह देखने को मिल रही है कि मोदी महोदय सभी देश के दुश्मनों को, वो किसी भी रूप में हो, जो ये राजनीतिक पार्टियों के रूप में भी हो, जो मीडिया और पत्रकार यानी कुछ ही अपवादों को छोड़ करके उनके रूप में हो, बौद्धिक वर्ग के रूप में हो, उन बौद्धिक वर्ग का कभी कभी नाम भी लिया जाता है कि बारूदी बौद्धिक वर्ग या इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, और इस तरह की मीडिया का भी नाम लिया जाता है कि लुटियन मीडिया या लुटियन पत्रकार, और मोदी महोदय उसको वो खान मार्केट मीडिया या खान मार्केट पत्रकार का गिरोह कहते हैं। तो चाहे जो भी हो, ये सब जो है भारत के हितों के खिलाफ और भारत के खिलाफ हमेशा सक्रिय हैं और वो भी मोदी जी के शासनाधीन और उनके शासन के तत्वाधान में। तो वो हमारे भारतीय भाई इस बात के लिए बहुत दुखी हो रहे थे और भारतीय जनता दल
उनके इसी भावना और दुख को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन, हमारे प्रत्येक जो है भारतीय आवाम से साझा करना चाहेंगे कि ये इनके हमारे मोदी महोदय और बीजेपी वालों के राष्ट्रवाद का ये असलियत है। और ये देश ने ऐसे नहीं देश ने देखा है, और कई विचित्रताएं जो कि इस देश को दुख देती हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, और किस आधार पर वो दावा करती है कि उसके 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की एक बहुत विशाल फौज है। तो उसके जो 12 करोड़ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की इतनी विशाल फौज है, इसके आधार पर वो दम भरती है कि वह विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अब सवाल ये उठता है कि उसके जो 12 करोड़ पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो किस काम के लिए हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। मामला चाहे CAA का हो, यानी नागरिक संशोधन कानून के विरोध का हो, चाहे कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन की बात हो, ये मुट्ठी भर GNPC के और वाम दलों के कार्यकर्ता हमारी आवाम को बरगला ले जाते हैं, और बीजेपी के 12 करोड़, जिसका कि दावा करते हैं 12 करोड़ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की फौज जो है, जो ये भ्रम और झूठ का शिकार बना देते हैं अपने भारतीय भाई बहनों को, ये GNPC के मुट्ठी भर और GNPC और वाम दलों की मुट्ठी भर लोग, उसको ये बीजेपी के 12 करोड़ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की विशाल फौज उस झूठ और अफवाह का निवारण नहीं कर पाती है, और हमारे जो भारतीय भाई बहन शिकार हो जाते हैं उनको उस दलदल से निकाल नहीं पाती। ये बहुत विचार करने वाली बात है। और ये कहते हैं कि हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ताओं और उसकी फौज है। आखिर वो किस काम के लिए? अब तो स्पष्ट हो गया कि वो देश के लिए तो है ही नहीं। हमारी आवाम जब वो झूठ और इसका अफवाह का शिकार बन जाती है, तो उस झूठ और अफवाह का निवारण करके हमारे भारतीय भाई बहनों को उस झूठ और अफवाह के दलदल से निकालने में ये बीजेपी की 12 करोड़ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की फौज जरा भी इसमें अपनी भूमिका नहीं देखती है। तो आखिर सवाल उठता है कि आखिर इनकी 12 करोड़ जो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की विशाल फौज है वो है किस लिए? देश के लिए तो नहीं है, सिर्फ है वो चुनाव जिताने के लिए, सत्ता दिलाने के लिए। तो निश्चित है कि इस तरह की फौज जो है वो देश के लिए तो निकम्मा है, और इनको सत्ता दिलाने के लिए। तो ऐसी इस तरह की फौज जो है, और इस तरह की फौज के मालिक बीजेपी के लोग देश हित में कतई नहीं तो जरा कल्पना करें कि जिसके पास 12 करोड़ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की फौज हो, उसके सामने मुट्ठी भर ये इनके कार्यकर्ता GNPC के और वाम दलों के कुछ जनता को भरमा ले जाएं, और ये हाथ पर हाथ धरे देखते रह जाएं, या किसी को भी यकीन नहीं होगा। निश्चित है कि इनकी सक्रियता इस काम के लिए, इस उद्देश्य के लिए लगभग वो नगण्य है। हर मामले में, CA के मामले में जो GNPC ने झूठ फैलाया, जो झूठ और अफवाह का शिकार बनाया, इसी रामलीला के मैदान से वो सोनिया गांधी जो है
सीधे सीधे जो है वो उकसा रही थी, भड़का रही थी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को। तो ये जो 12 करोड़ कार्यकर्ता और इसकी फौज क्या कर रही थी, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो जीता जागता नमूना, जिस शहीन बाग में हमारे इस्लाम आस्था वाली भारतीय भाई बहनों की, हाँ, जिस शहीन बाग में हमारे भारतीय बहनें, भारतीय माताएं बैठी हुई थी, उसको ये बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता और बीजेपी के जो मंत्री नेता उनको अछूत मानते थे। वहां कोई गया नहीं। अब इनकी मानसिकता जरा देखिए कि वहां कोई गया नहीं, उसको अछूत मानते थे। और यही नहीं, ये और ऐसा अछूत मान करके वो पूरे जो शहीन बाग में हमारी जो भारतीय माताएं और बहनें बैठी थी, वो PFI और GNPC और भी देश विरोधी तत्वों और शक्तियों के हवाले कर दिया। तो ये अप्रोच है बीजेपी की राष्ट्रीय समस्याओं के लिए। कोई गया नहीं वहां पर। और यहां तक कि ये अमित शाह महोदय, हमारे जो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, वो जो है कह रहे हैं कि दूर से ही करंट लगाइए, दूर से वो शहीन बाग को करंट लगाइए। अब सवाल है कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि उन भारतीय माताओं और बहनों जो कि शहीन बाग में बैठी हुई थी, और इतना बीजेपी के लोग भी जान लें कि जिस शहीन बाग को ये बदनाम कर रहे थे, और हो सकता है कि भाई देश विरोधी ताकतों का वहां बोलबाला हो, ये भी मैं मान सकता हूं। और यदि वो बोलबाला है तो इसके लिए भी जिम्मेदार बीजेपी ही है। जहां पर हो उस अवाम को उस भ्रम जाल से निकालने की भी जिम्मेदारी बीजेपी की है, क्योंकि वो दावा करती थी कि उसके पास 12 करोड़ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की फौज है। तो समझाने, अपने भारतीय भाई बहनों को समझाने का, निवेदन करने का हर तरह से उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि दूर से ही कहा जाए कि वो करंट लगाया जाए। और यही नहीं, बीजेपी के कुछ कट्टरवादी तत्व, सभी तो हम नहीं कह सकते, कट्टरवादी तत्व तो क्या अनाप शनाप बातें उन माताओं और बहनों के लिए तमाम मीडिया पर डाल रहे थे। वो कहते हुए भी काफी संकोच होता है कि इनको 500 रुपया मिलता है, ये है वो है, और भी गंदी गंदी बातें। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और अब तो जहां पर जो है ये वो तबका जो है देश विरोधी तत्वों के हवाले कर दिया जाएगा, तो आखिर उस तबके का हाल क्या होगा। और उसी सिलसिले में भारतीय अवाम ताकत दल, जो कि एक बार और भी किसी एपिसोड के माध्यम से बताया गया है, और इसके पास कोई माने कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है। साधन का भी एक संघर्ष चल रहा है, साधन की भी बहुत बड़ी कमी है। तो हमारे कुछ पदाधिकारियों, मतलब कि भारतीय अवाम ताकत दल के कुछ पदाधिकारियों ने कहा कि साहब शहीन बाग में जो है वो हमारी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की कुछ माताएं और बहनें बैठी हैं। बीजेपी वाले जो है वो जाते नहीं हैं,
अमित शाह जो है वो दूर से करंट लगा रहे हैं और तमाम वो शिकार बन रही हैं देश विरोधी, भारत विरोधी तत्वों और शक्तियों का। तो क्या अपना फर्ज नहीं बनता है कि हम वहाँ पर जाएं और उनसे निवेदन करें? हमने बगैर समय गवाए मैंने कोई बात नहीं, जो कुछ भी अपने पास होगा और हम लोग जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में जाएंगे। तो जैसा कि पिछले एकाध एपिसोड के माध्यम से ये बताया गया था कि हम लोग गए और चूंकि काफ़ी घेरा हो रहा था और दिल्ली पुलिस का काफ़ी घेरा था, तो दूर ही गाड़ी मैंने खड़ी कर दी और पैदल ही हम लोग गए। और रात का समय था, करीब 10 रात के 10 से ऊपर ही था। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो हमारे साथ 2 कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे। तो कैसे कैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जब ये देखा गया कि वो जहरीला वातावरण, नारा लग रहा था कि छीन के लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। जहाँ पर बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ताओं, फौज का कोई आदमी वहाँ पहुँचेगा नहीं, कोई उनका नेता पहुँचेगा नहीं, कोई कार्यकर्ता पहुँचेगा नहीं, कोई मंत्री पहुँचेगा नहीं, तो निश्चित रूप से वो तबका हमारा देश विरोधी ताकतों के ही तो हवाले होगा। और जब हवाले होकर जब शिकार हो जाती हैं और कुछ इस तरह से उनका जो है मानसिक प्रदूषण हो जाता है, तो छोटी बच्चियों में उसका उदाहरण जो है समित पात्रा जैसे लोग जरूर करते हैं कि वहाँ पर छोटी बच्ची कह रही थी कि मैं मोदी को मारूंगी, मैं मोदी को मारूंगी। लेकिन समित पात्रा ये नहीं बताया कि उस समित पात्रा की जो भारतीय जनता पार्टी थी उसका कोई कार्यकर्ता भी गया कि नहीं गया। आखिर वो अपने ही देश की एक सम्माननीय नागरिक है। इतना तो समझदारी दिखाए होता समित पात्रा और बीजेपी के लोग कि कुछ भी हो, वो हमारे देश की सम्माननीय नागरिक है। और इन्हीं सबों के रवैये के कारण जो कि उनको अलग थलग छोड़ देते हैं, तो देश विरोधी ताकतों का वो तबका जो है वो शिकार बन जाता है। तो खैर, तो वहाँ पर जो जहरीला नारा लग रहा था कि छीन के लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, ये नारा किसका है? उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का है। तो हमने ये पूछा कि भाई आज़ादी छीनने की क्या बात है? हमारा मुल्क तो आज़ाद है, छीनने की क्या बात है? और आपको तो जो भी वाजिब हक है इस संवैधानिक व्यवस्था से वो आपको मिलेगा, बशर्ते आप सही आदमी को आप चुनिए, मिलेगा आपको। लेकिन इस तरह से नारा जो है यह देश के खिलाफ है और इससे बहुत गलत एक पैगाम जाता है। बंद करिए इसको। मैं अकेला बोला तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, आप सही कर रहे हैं। हमारे पास कोई फौज नहीं थी, सिर्फ 2 ही हमारे, एक कार्यकर्ता और एक जो है वो और एक जो है पदाधिकारी थे। तो अब कुछ बोलेंगे, मैंने कहा कि मैं अपने इन माताओं बहनों को से निवेदन करने ही आया हूँ, उनको समझाने आया ही हूँ और मैं इस संबंध में मैं जरूर बोलूँगा। तो वहाँ के जो थे, मैंने उस कार्यक्रम के जो भी कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने मेरा नाम लिखा, यानी उन वक्ताओं, जो भी बोलने वाले वक्ताओं में मेरा नाम लिखा, मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा मेरा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहाँ पर बिजली काट दी थी और करीब 2-1 घंटा इंतजार करने के बाद वो माताएं और बहनों ने कहा कि अंकल जी, अब बिजली आने की उम्मीद नहीं है, अब आप जो है भाषण नहीं दे पाएंगे, स्पीच नहीं दे पाएंगे।
मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो वो कुछ फोटो वोटो लगाई थी। तो फोटो वो लगा था राम प्रसाद बिस्मिल का। अब उसको ये माताएं और बहनें या वहाँ के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि ये अशफाकुल्ला का फोटो है। हमको मोबाइल से निकाल कर दिखाना पड़ा कि अशफाकुल्ला जी ये हैं, और बहुत खूबसूरत नौजवान जो देश के लिए शहीद हो गया। अशफाकुल्ला जी जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखने में थी। मैंने कहा ये अशफाकुल्ला जी हैं, ये तो राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन हाँ, संजोग देखिए, ये दोनों के दोनों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला जी एक ही जिले के हैं, और वो सौभाग्यशाली जिला है उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर। और वो सौभाग्यशाली एक मानने में और है कि इनके अलावा अशफाकुल्ला जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनके अलावा एक और अमर शहीद, उसी मैंने एक प्रमुख मैंने और भी अमर शहीद रहे होंगे, लेकिन प्रमुख प्रोमिनेंट अमर शहीद थे रोशन सिंह। तो शाहजहांपुर जिला जो है तीन प्रमुख हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त अमर शहीदों का वो जिला है। हमारे अशफाकुल्ला जी का, राम प्रसाद बिस्मिल जी का और रोशन सिंह जी का। भारतीय जनता दल ऐसे जिले को सलाम करता है। अब इसमें क्या दशा है हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, तो हमने बताया भाई कि ये अशफाकुल्ला जी की फोटो आप लगाइए और ये राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। तो उसमें क्या था कि तो जब बिजली नहीं आ रही थी तो एक न्यूज़ 18 इंडिया का एक पत्रकार या एंकर जो है वो लाइव मैंने लोगों की प्रतिक्रिया ले रहा था। तो वो माताएं और बहनों ने कहा कि अंकल जी, अब बिजली तो आएगी नहीं, स्पीच आप दे नहीं पाएंगे, अब इसी में जो कुछ आपको कहना है कह दीजिए। तो हमने जब ये शुरू किया कि हमारे ये माताएं और बहनें बहुत बड़े भ्रम का शिकार हो गई, तो वो पत्रकार जो है चौंक गया। तो उल्टा उसने सवाल किया, तो क्या आप इसके समर्थन में नहीं आए? मैंने हरगिज नहीं। हम तो जिस भ्रम की शिकार होकर के ये खुद शिकार हो रही हैं और बहुत गलत वो पैगाम जा रहा है इनके विषय में, उससे चिंतित होकर के हम ये कहने आए हैं, बताएं कि आप बहुत बड़े भ्रम की शिकार हुई हैं और देश विरोधी ताकतें आप ही के कंधों पर अपना स्वार्थी बंदूक रख करके अपना निहित स्वार्थ वो साध रहे हैं, इसको जान लीजिए। तो जब हम ये समझाना शुरू किए तो वो पत्रकार कहा जो लाइव वो चला रहा था कि साहब, बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। देखिए उसके वक्त है, हालांकि जो लाइव है उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। वो एंकर जो न्यूज़ 18 इंडिया का जो लाइव चला रहा था मैंने शाहीन बाग से, जब हमने ये बताया कि ये जो है हमारी माता बहनें जो बैठी हैं ये बहुत बड़े भ्रम का शिकार हुई हैं देश विरोधी ताकतों के, और वो देश विरोधी ताकतें इनके कंधों पर अपने बंदूक रख करके अपने निज स्वार्थ को वो सब साध रहे हैं और इनको निशाना बना रहे हैं। जब इस तरह से मैं समझाया तब उसकी एक स्वतः प्रतिक्रिया निकली उस एंकर की कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। हमने कह रहे नहीं भाई, बीजेपी हो चाहे कोई हो, ये बहुत बड़ा एक देश पर संकट है कि हमारे ये माताओं बहनें, खासकर के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के पास कोई जाता नहीं है, कोई उनको समझाता नहीं, कोई उनको निवेदन करता नहीं है। वो देश विरोधी ताकतों के हवाले छोड़ देता है और तरह तरह के इस तरह की हमेशा आरोप लगाना
तो यह जो है वो भारतीय यह जो है भारतीय अवाम ताकत दल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। भारतीय अवाम ताकत दल के पास उतना साधन भी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसीलिए मेरे पास जो है वो 10-10, 20-20 गाड़ियों का कोई काफिला भी नहीं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं और जो है कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की फौज भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है अपने पास विचार है, अपने पास वो भावनाएं हैं जो कि अपने भारतीय भाई बहनों के सामने उसको रखना है। तो हमने जब ये रखा तो एक स्वतः उद्गार आया उस एंकर का कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं भाई, ये काम करने का सबका कर्तव्य बनता है। अब बीजेपी समझती कि नहीं समझती है ये विषय उसका है, लेकिन वो नमूना था कि ये बिल्कुल राष्ट्रवाद का पाखंड ही करती है। राष्ट्रवाद हमारा कहाँ पर वो शिकार हो रहा है। हम सवाल ये है कि हमारे कुछ तबके को छोड़ करके उस पर झूठा आरोप लगा करके, उस पर करंट लगा करके किस राष्ट्रवाद का प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी और अमित शाह के लोग। सवाल तो यही है ना। मान लीजिए वो माताएं बहनें दोषी हों, ठीक है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उनके पास जाएं, उनको समझाएं, अच्छी बात बताएं, देश हित की बात उनको बताएं, कि आरोप लगाएं कि इनको 500 रुपया मिलता है, इनको बिरयानी मिलती है, ये है वो है, और भी गंदी बातें, अश्लील बातें। तो कहने का मतलब कि बीजेपी वालों का यही चरित्र है। वो नमूना जो है वो बहुत कुछ करता है और अपने को राष्ट्रवादी करते हैं, और उसका व्यापक पैमाने पर कि इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता जो है मुट्ठी भर जेएनपीसी के कार्यकर्ता, मुट्ठी भर वामदल के कार्यकर्ताओं के आगे वो बिल्कुल निकम्मा साबित होते हैं, क्योंकि वो हमारे भारतीय भाई बहनों को, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे किसान खासकर पंजाब के, वो ये सब झूठ और अफवाह का शिकार बना दिए ये वामदल वाले, और वैसे भी वामदलों को वहां कामरेड कहते हैं। और क्या झूठ अफवाह, ये मोदी जो है ना सब बेच दिया, अडानी को, अंबानी को, रेलवे, इंश्योरेंस, हवाई जहाज वह सब बेच दिया है। अब आपकी जो जमीन है इसको भी वो अडानी और अंबानी को बेचने जा रहा है। इस तरह का झूठ, हालांकि इस तरह के झूठ से बीजेपी वाले विचलित नहीं होते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। चूंकि यह देश विरोधी ताकतों के द्वारा किया जाता है, तो ये काफी जो है भारतीय अवाम ताकत दल और मुझे काफी आहत करता है। लेकिन बीजेपी वालों पर असर नहीं है। बीजेपी वालों पर जरा भी असर नहीं है कि हमारे भारतीय भाई बहन इस तरह के झूठ और अफवाह का शिकार बनते हैं। हमको तो आशंका लगता है कि वो ऐसा माहौल ही बनाती है कि हमारे भारतीय भाई बहन, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे किसान आस्था वाले भारतीय भाई बहन हो, ये जो देश विरोधी ताकत खास करके जेएनपीसी और वामदल, यदि उनको झूठ और अफवाह का शिकार बनाते हैं, तो बीजेपी कुछ चाहती है कि वो शिकार बने। हो सकता है कि इसमें कुछ उसके जो है चुनावी, उसके पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का कोई मौका मिलता हो सकता है। तो इतनी देश के लिए घातक है ये बीजेपी जो है। कौन विश्वास करेगा? ये कहते हैं कि मेरे पास 12 करोड़ है, 12 करोड़ कार्यकर्ता ये लग जाएंगे, नहीं भाई ये सब कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब दे दिया, गलत है। मोदी जी तो विकास कर रहे हैं देश का, कहाँ से देश संसाधन जुटा करके उद्योगपतियों को इसमें लगा करके पीपीपी माने जो
प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के द्वारा जो है देश में इतने बड़े पैमाने पर विकास कर रहे हैं। ये बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता जो है न इसकी जरूरत समझते हैं कि समझाने का कुछ नहीं, ये सिर्फ जो बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए ये सत्ता दिलाने वाली मशीनरी है बस 12 करोड़ वाली। लेकिन हमारे देश के लोग यहाँ भ्रम का शिकार होकर के हमारे देश में एक वो अस्थिरता का माहौल हो जाए, इसके लिए बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता बिल्कुल निकम्मा है। नहीं तो कितना झूठ सब फैलाए हुए हैं कि मोदी जी ने सब बेच दिया, और किसको बेचा? सिर्फ दो ही को, अडानी को, अंबानी को। इन्होंने 10 लाख का वो माफ कर दिया। ये सब झूठ है। मोदी जी ने कुछ फेवर किया होगा, वो उद्योग के इंटरेस्ट में क्या है, और थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन वो भी मतलब कि इन उद्योगपतियों की जब तक आप सहूलियत नहीं देंगे तो कैसे वो उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। और उद्योग का आगे बढ़ना देश हित में है, जो देश हित में है। भारतीय जनता दल स्पष्ट मानता है, लेकिन ये झूठ और अफवाह जो है मुट्ठी भर जो फैला रहे हैं कि मोदी जी ने सब बेच दिया, और सिर्फ इसीलिए कि जनता इनके विकास के काम को न देखे, बस इसी में उलझे रहे कि मोदी जी ने तो सब बेच दिया। और उसी झूठ और अफवाह के में सब दिखाते हैं कि अंबानी इतना हो गया, अडानी जो है वो इतने पैसे वाले हो गए, और नंबर 1 के पूंजीपति हो गए। ये सब झूठ इसलिए है, ये समस्या तो वास्तव में मोदी और बीजेपी वालों का है कि इस तरह के झूठ अफवाह का जो कि उनकी पार्टी के लिए वो उसको देखें। लेकिन हमारे जैसे या भारतीय जनता दल को इन देश के दुश्मनों के मुंह से झूठ जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। जो झूठ और अफवाह जो है भारतीय जनता दल और मुझे और हमारे सरीखे और भी जो होंगे जो कि इस मुल्क से मोहब्बत करते होंगे, इतना गंदा लगता है कि ये सब झूठ बोलना है। कौन? जो खुद ही इस देश के लुटेरे हैं। बीजेपी ये जेएनपीसी इस देश की लुटेरी है, वामदल इस देश के इसके दुश्मन है, जेएनपीसी भी इस देश के दुश्मन है। इन दुश्मनों के मुंह से वो झूठ निकल रहा है कि जो है कि अडानी को बेच दिया, वो कर दिया। अडानी सबसे बड़ा पूंजीपति बना था इसे जेएनपीसी मतलब सोनिया मनमोहन के शासनकाल में 2011 में सबसे बड़ा पूंजीपति, और इसी जेएनपीसी ने बनाया था। इतना भी बीजेपी वाले नहीं कह पाते हैं, क्योंकि बीजेपी का तो एक कोर धंधा हो गया है इस जेएनपीसी की रक्षा करना, उसका जो है वो कुंडल कवच बन करके हर तरह से रक्षा करना। हमारी आदरणीय अवाम है, हमारी आदरणीय जो भारतीय अवाम है, उसको इसी बात का दुख है कि हमने इस बीजेपी को राष्ट्रवाद के नाम पर इसको वोट दिया कि भाई हमारे जो है देश विरोधी और भारत विरोधी, भारतीय समाज विरोधी ताकतों से मेरी रक्षा करेगी। और आज यही बीजेपी जो है राष्ट्रवाद का नाम लेकर के जो है इन्हीं देश विरोधी ताकतों, भारत विरोधी ताकतों, जेएनपीसी वामदल इत्यादि के हवाले ये कर देती है। और किसी बीजेपी के किसी सरकार का किसी पदाधिकारी का अता पता नहीं होता। इनके 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का अता पता नहीं होता। जरा देखिए ना, कृषि कानून के विरोध में, कृषि कानून के विरोध में, जो कि किसी कानून में उतना माना हमने न तो उसके पक्ष में बोलना है न तो उसके विरोध में बोलना है, लेकिन इतना जरूर बोलना है कि इतना जो है वो नुकसान दे नहीं था। कुछ फ्रीडम भी दे रहा था, आज़ादी भी दे रहा था
कि हमारे किसान भारतीय भाई बहन जहाँ उनको अच्छा दाम मिल सके तो वो कहीं भी बेच सकते हो, तो ये उनकी आज़ादी थी। तो कुछ मामले में ठीक था, लेकिन बाकी चीज़ तो मैंने ये जानने का विषय इनको है, इन्हीं को है, बीजेपी वालों को और जानने का भी बताने का। तो उस संबंध में उसके विरोध के नाम पर ये जो ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस और ये वाम दल और भी, और बस किसान का एक मुखौटा बना करके ये ताकतें जो है लामबंद हो गई। अब जब लामबंद हो गई तो इन सबों ने दिल्ली, जो कि इस देश की राष्ट्रीय राजधानी है, चारों ओर से ब्लॉक कर दिया। ये मोदी महोदय बिल्कुल कायर हो गए। और ये भी है, देखिए कितने कायर और निकम्मा हैं, उस किसान आंदोलन से बहुत कुछ कहता है। मोदी महोदय प्रधानमंत्री के रूप में उनको मालूम था कि पंजाब में ये जीएनपीसी वाले, ये वाम दल वाले, हमारे जो किसान भारतीय भाई बहन है पंजाब के, उनको ये बरगला रहे हैं, झूठ और अफवाह का शिकार बना रहे हैं। मोदी महोदय ने जानबूझ करके ये मौका दिया इन जीएनपीसी वालों को और वाम दलों को कि वो हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहनों को झूठ और अफवाह का शिकार बनाएं। न तो इनके कार्यकर्ता गए 12 करोड़ वाले जो कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की फौज का, और जब ये मालूम था कि इस तरह का माने देश विरोधी गतिविधि चल रही है, तो मोदी महोदय ने अमरिंदर सिंह सरकार को बर्खास्त नहीं किया। और वहां से जो तैयारी कर रहे थे कि सारे जो है इस तरह के तत्व जो है ट्रैक्टर के साथ, ये भी मालूम था इनको, मोदी महोदय को ट्रैक्टर को भी आने दिया। पूरी तैयारी जो इस तरह की देश विरोधी तैयारी सब कर रहे थे पंजाब से, अगल बगल से, ये सब मालूम था मोदी महोदय को। इंटेलिजेंस तो इनके पास थी। पूरी स्थिति को प्रेसिपिटेट होने दिया वो मोदी जी ने, और आकर के ये दिल्ली को घेर लिया, और पूरा देश ने इनकी मोदी महोदय की कार्यता को देखा। और तीन महीने तक जो है उन देश विरोधी ताकतों ने मैंने किसान का मुखौटा पहन करके पूरा दिल्ली को जब ब्लॉक कर दिया, तो दिल्ली के लोग और दिल्ली के आसपास के लोग न आ सकते थे न जा सकते थे। उनका जीवन बिल्कुल नरकमय हो गया था, और ये कायर होकर के बैठे थे। ये राष्ट्रवादी बनते हैं। और हमारे जो भारतीय भाई बहन दिल्ली के और दिल्ली के आसपास वाले, उन देश विरोधी ताकतों का शिकार हो रहे थे। और ये कायर मोदी जो है मूक दर्शक की तरह जो है जो भारतीय भाई बहन हमारे दिल्ली के आसपास को, उनको देश विरोधी ताकतों का शिकार जो है वो बनवा रहे थे महोदय। ये हमारे जो है वो ये प्रधानमंत्री, और इनकी कार्यता का आलम यह रहा कि इन्होंने वो बाढ़ लगवा दिया। लगता था कि इनका जो है प्रधानमंत्रित्व का दायरा बस उसी बाढ़ तक ही है, बाहर इनका असर है ही नहीं। भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि इतना निकम्मा, इतना अराजक और इतना जो है कायर किस्म का प्रधानमंत्री देश ने देखा नहीं होगा। और इस कायर, निकम्मा और अराजक प्रधानमंत्री का पराकाष्ठा तो तब हुई कि राष्ट्रीय दिवस के दिन 26 जनवरी के दिन इसकी कायरता का, मोदी महोदय की कायरता का ये परिणति रही कि हमारे 4 से लेकर 5 से दिल्ली पुलिस के जवान जो है, जवानों को
इन मोदी महोदय की कायरता ने पिटवा दिया, घायल हो गए, अस्पतालों में भर्ती हो गए। ये कौन, जिसको बीजेपी वाले कहते हैं ये 56 इंच का सीना वाले हैं। और इन देश विरोधी ताकतों का इतने हौसले बढ़ गए थे और उनके कारण पूरा माने देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो किसान आंदोलन का मुखौटा पहनकर वो कर रहे थे, कितने 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 लोग मर गए उसमें। और उसका भी इल्जाम जो है, माने वो मरे जो है उन्हीं देश विरोधी ताकतों की हरकतों के कारण, और उसका भी इल्जाम जो है इनके मोदी के ऊपर मरते गए, मोदी जी उसको स्वीकारते गए। ये इनका चरित्र है मोदी जी का, कि देश विरोधी ताकतों का हर आरोप को जो है वो जो है ये स्वीकारते हैं। तो 26 जनवरी के दिन जो है मोदी महोदय की कायरता ने दिल्ली पुलिस के 400 से लेकर 500 जवानों को पिटवा दिया, घायल करवा दिया, अस्पताल में भर्ती करवा दिया। और एक देश विरोधी आतंकवादी का हौसला इनकी कायरता ने इतना बढ़ा दिया कि हमारे दिल्ली पुलिस के जवान के ऊपर ट्रैक्टर चला करके वो मारना चाह रहा था। ऐसी अराजकता आप सभी भारतीय भाई बहन बताइए, आपने कभी देखी होगी? देश विरोधी ताकतें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में आकर के ये तांडव कर रहे हैं और ये कार की तरह ये बैठा रहा। देखिए, हाँ, ये सब कहते हैं कि इनके सिपाहीदार कि भाई लोग तो माने चाह ही रहते हैं कि हम कार्रवाई करें और लोग भड़क जाएं। ये कायरों की भाषा है। तब तो ये भी कह सकते हैं कि जो देश विरोधी माने भारत विरोधी पाकिस्तान और जो है चीन, तब तो इन्हीं की भाषा हो गई ना, जो है तब तक जो मोदी महोदय के जो सिपा सालार है, जो जिस तरह के बोलते हैं कि भाई लोग तो चाह ही रहे थे कि मोदी महोदय जो कार्रवाई करें और लोग भड़क जाएं, स्थिति बेकाबू हो जाए। इसी तरह का तर्क जो है उस गद्दार मनमोहन सिंह ने दिया था कि जब वो 26/11 का अटैक हुआ था यहाँ पर हमारे मुंबई में और खास करके ताज होटल पर, हमारी वायु सेना जो है पूरी तैयार हो गई थी उसका इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। वायुसेना अध्यक्ष जो है प्लान लेकर आया। इस गद्दार मनमोहन ने उसकी अनुमति नहीं दी। और जब बराक ओबामा आया था, पूछा था कि भाई, अरे भाई, इतना सब कर गए और आप और यहाँ तक कि जो है आपका जो वायुसेना अध्यक्ष था वो बिल्कुल तैयार था जो है उसको पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आपने अनुमति क्यों नहीं दी? तो ये गद्दार मनमोहन सिंह कह रहा है कि यदि हम ऐसा करते तो हम हमारे समाज के एक तबके पर गलत संदेश जाता। उसने क्या बोला बताइए? मतलब कि उसके मनमोहन के कहने का मतलब यह था कि यदि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वो विरोध करेंगे। वो गद्दार मनमोहन सिंह जो है इनडायरेक्टली ये कह रहा था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो पाकिस्तान के प्रति हमदर्द हैं, उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के प्रति है। सीधा सीधा वो गद्दार मनमोहन सिंह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की देशभक्ति को वो कलंकित कर रहा था। तो इसी तरह का तर्क जो है जो मनमोहन ने दिया था, उसी तरह का जो है ये जो बीजेपी के जितने भी या मोदी के जितने भी अंधभक्त हैं, चाटुकार हैं, वह कह रहे थे कि मोदी जी ने कार्रवाई इसलिए नहीं किया कि लोग तो चाह ही रहे थे कि किस तरह की कार्रवाई हो, लोग भड़क जाए। अरे मोदी महोदय, देश की सुरक्षा करेंगे, लोग सुरक्षित रहेंगे, इस तरह की भावना आनी चाहिए, कायरता नहीं होता। और इनकी कायरता की पराकाष्ठा तो तब आई कि
दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद थी। लाल किले के अंदर जो है सेना की टुकड़ी भी जो है एक एक एक, एक उसका माने कैंटोनमेंट या टुकड़ी भी वहां पर थी। इन दोनों की मौजूदगी में मोदी महोदय या उनके लोगों ने न तो दिल्ली पुलिस को न तो जो है सेना की टुकड़ी को कोई आदेश दिया या ऐसा आदेश दे रखा था कि कोई भी कार्रवाई मत करो। और ये खालिस्तानी आतंकवादियों को पूरा मौका दिया। करीब से 2 से लेकर 3 घंटे में वो चढ़े इस पर हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर, और उस राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर हमारा जो दूसरा जो राष्ट्रीय गौरव है हमारा तिरंगा, उसको हटा करके खालिस्तानी आतंकवादियों का झंडा लगाया गया। इस कदर इन्होंने शर्मसार किया मोदी जी ने, मोदी जी की कायरता में। देश भूलता नहीं है इसको। पता नहीं किस तरह से बीजेपी के चाटुकार, बीजेपी के सालार उसको किस तरह से उसको रंगते हैं, उसको पेंट करते हैं। ये कायरता है। और मोदी महोदय की कायरता यही नहीं रुकी। इसके बाद उस संसद में यानी इन देश विरोधी ताकतों ने जो हाल किया, जो मोदी महोदय की कायरता, उनकी निकम्मपनी और उनकी अराजकता, और फिर देश विरोधी ताकतों का इतना हौसला बढ़ जाना, उनकी हैंकड़ी बढ़ जाना, इन दोनों का संयोग हुआ कि देश हमारा जो है राष्ट्रीय दिवस के दिन शर्मसार हुआ। और मोदी महोदय ने उस कायरता की हद पार की कि इस घटना के बाद मोदी महोदय संसद में उन्हीं देश विरोधी ताकतों को कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। बताइए, यानी देश विरोधी ताकतों को इन्होंने क्या संदेश दिया कि जब तक मोदी हैं तब तक देश विरोधी ताकतों को मोदी जी पूरा सहूलियत देंगे, छूट देंगे, पूरा उनको हर अवसर देंगे देश के खिलाफ गतिविधि चलाने का, देश को शर्मसार करने का। ऐसे मोदी महोदय तो ये राष्ट्रवादी हैं, जान लीजिए इनको। ये तो जनता को फैसला करना है कि देश को ऐसे राष्ट्रवादी की जरूरत है या नहीं। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के 14 लाख करोड़ की जो लूट है, और मैं समझता और उतना ही लूट का पैसा जो है हमारे देश में भी वो सर्कुलेट हो रहा है। तो मान लीजिए 14 लाख करोड़ की लूट, और जो कि काला धन के रूप में विदेशी बैंकों में है। अब वो विदेशी बैंकों में इसमें खोजा जाएगा तो शायद कम ही मिलेगा जरूर, लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि सर वो ये सब जो है वो शिफ्ट किया करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जब यूपीए का शासन हुआ करता था 2004 से लेकर 2014 तक, तो ये समय समय पर यही सोनिया गांधी वो इलाज के लिए जा रहे हैं अमेरिका। वो इलाज के नहीं, उसके साथ दूसरा चमचा था वो अहमद पटेल, दोनों मिलकर के वही काला धन को इस बैंक से उस बैंक में, उस बैंक से उस बैंक में करने के लिए, यानी काला धन को मैनेज करने के लिए जाती थी अमेरिका वगैरह या बाहर, और इसको जीएनपीसी वाले बोला करते थे इलाज के लिए जा रही है। ये सब मालूम है बीजेपी वालों को, मोदी महोदय को। लेकिन ये मोदी महोदय और ये बीजेपी के लोग जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेते हैं, जिनकी ड्यूटी बनती है कि वो हमारे अवाम की सेवा करें, ये सेवा करते हैं जीएनपीसी की, ये सेवा करते हैं इस गद्दार राहुल गांधी, सोनिया गांधी और की सेवा करते हैं, और उनकी रक्षा करते हैं, और उनको हर गद्दारी के लिए जो है हर सहूलियत वो देते हैं। ये इनके राष्ट्रवाद का असलियत है, और जो कि देश को बर्दाश्त नहीं है। ये बीजेपी के जितने सिपा सालार हैं जो कि सोशल मीडिया के यूट्यूब पर बैठे हैं,
और उसमें भी खास करके प्रदीप सिंह जैसे लोग और ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग जो हमारे देश के देशभक्त किस्म के प्रधानमंत्री रहे हैं। एक तो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है वो इंदिरा गांधी को की तारीफ करेगा, नेहरू की कभी तारीफ, कभी वो गांधी का भी, गांधी कितना खतरनाक था ये कभी नहीं बोलेगा ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। थोड़ा सा जैसे दीवार को छू लेते एक आध वाक्य बोल देगा। और कुछ उनकी चरित्रहीनता की बात है। और उस प्रकार नेहरू का देश के लिए क्या गद्दारी किया नेहरू ने, इस पर लगभग मैंने बिल्कुल दिखावे के रूप में या छू लिया, दीवार छू लिया यहीं तक। या नेहरू की जो है चरित्रहीनता, लेकिन वो नेहरू ने हमारे भारत के खिलाफ क्या क्या गद्दारियां की हैं पूरा वो ढकता है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है। और इसे मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या क्या गद्दारियां की इसको भी ढकता है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है। और इसकी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की गद्दारी यही नहीं रुकती है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश के साथ देशभक्ति निभाई और जिस प्रधानमंत्री के अधीन बीजेपी के 2 शीर्ष नेता मंत्री रहे, उसको ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गद्दार कहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ देश का बहुत 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 घटिया किस्म का गद्दार। हालांकि भारतीय जनता दल ऐसे गद्दारों को मुंह लगाना नहीं चाहता है, प्रदीप सिंह को जैसे लोगों को मुंह लगाना नहीं चाहता है, लेकिन इनके चरित्र को, इनकी फितरत को, इनकी माइंडसेट को जानना बहुत जरूरी है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए। ये कोई और ये जरा जान लें कि मोरारजी देसाई की जो विशेषताएं थी वो देश को जानना बहुत जरूरी है। महंगाई किस तरह से हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को तबाह कर रही है यह देश देख रहा है। आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो कि कहा, उसने घोषणा तो बहुत किया कि हम ये महंगाई कम कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इस बढ़ती महंगाई को थाम ले, रोक ले। लेकिन यह देश को जानना बहुत जरूरी है, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को भी जानना बहुत जरूरी है कि मोरारजी देसाई एक अकेले एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने महंगाई को थामा, रोका ही नहीं, उसको कम किया। और ये सरकारी अभिलेख में दर्ज है। उसको ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और ये प्रदीप सिंह जैसे लोग गद्दार कहते हैं। ये सब देश के घोर गद्दार हैं। ये तो होता है देश के गद्दारों जैसे नेहरू को, मोहनदास करमचंद गांधी की तारीफ करना और जो देश के लिए सोचे उसको गद्दार करना। तो ये चरित्र है जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और जो है वो प्रदीप सिंह जैसे लोगों का। और दूसरा ये शराब, मदिरा जो है ये हमारे चरित्र का हनन करती है। और इसका सेवन जो है, इसके सेवन से हमारे इस भारतीय समाज को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और उस कीमत की भरपाई कोई और कीमत कर नहीं सकती। ये समय समय पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के भी उसके माने उसका नजरिया रहा कि शराब की जो एक सामाजिक कीमत है, उस कीमत की भरपाई कोई और कीमत नहीं कर सकती। अब इसके संदर्भ में देखें ना कि शराब के विषय में ये बीजेपी वाले एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि भाई शराब इस देश के लिए अभिशाप है।
चरित्रहीनता को जन्म देता है, और चरित्रहीनता के साथ कई और सामाजिक बुराइयों को जन्म देता है, उसकी जननी है। इस पर जो है बीजेपी प्रवक्ता नेता एक शब्द नहीं बोलते, बस शराब घोटाले की बात करते हैं। और उतना ही बेहया और दुष्ट जो है वो केजरीवाल भी है, कहता है कि शराब जो है वो जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए। तो ये तो केजरीवाल तो खैर लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि ये केजरीवाल बहुत झूठा है। और एक बार वो प्रदीप सिंह जो कि इनका मोदी का अंधभक्त है या बीजेपी वालों का, तो कह रहा था कि यदि झूठ का एवरेस्ट खड़ा कर दिया जाए तो वो भी मैंने इसके केजरीवाल के झूठ के आगे वो बौना हो जाएगा। झूठ तो उसका अपराध है ही, सबसे बड़ा अपराध है वो देश का गद्दार है। तो वो देश के लिए कितना खतरनाक है, देश का गद्दार है, इस बात को छुपाने के लिए बीजेपी वाले माहौल बनाते हैं कि वो झूठा है। किसी का झूठा होना एक अपराध, देश के खिलाफ गद्दारी करना एक अपराध। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाईजान खुद फैसला करें कि ज्यादा खतरनाक इस देश के लिए कौन सा अपराध है, गद्दारी न। तो इसे केजरीवाल की गद्दारी को छिपाने के लिए बीजेपी वाले सिर्फ उसको बस झूठा जो केजरीवाल झूठा है इसी का माहौल बनाते हैं। भारतीय आवाम ताकत दल कहता है कि भाई जो झूठा है वो तो है ही, ज्यादा जो है देश के लिए खतरा है वो ये देश का गद्दार है वो। इसी प्रकार ये बीजेपी वाले, बीजेपी के सपा सालार और मोदी महोदय देश के दुश्मनों को बचाते हैं, इसी तरह का तर्क। खैर अब चूंकि विषय भटक जाएगा, लेकिन जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी को ये बीजेपी वाले और बीजेपी के सिपा सालार जो हैं राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका गौरव भाटिया क्या बोलते हैं? अबोध बालक, ना समझ, जिसको ये समझ नहीं होती है कि आटा जो है वो लीटर में मिलता है कि किलो में मिलता है, ना समझ है वो, अपरिपक्व है, शऊर नहीं है, बस शऊर है और अधिक से अधिक पप्पू है। अब देखिए एक गद्दार है, उसको बीजेपी वाले साबित करने में पप्पू है। पप्पू इसलिए कि भाई जो पप्पू है, जिसको समझ ही नहीं है, वो देश के साथ गद्दारी क्या करेगा, इस तरह से साबित करने में लगे हुए बीजेपी वाले। बीजेपी वालों की गद्दारी यही है कि राहुल गांधी जैसे गद्दारों को किस तरह के षड्यंत्रकारी तर्कों से बचाते हैं उसको कि राहुल गांधी इस देश का गद्दार नहीं है। डोकलाम के मुद्दे पर दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में मिलता है और जो क्या क्या सूचना साझा करता है, तो गद्दार नहीं है, वो पप्पू है। और बीजेपी के सिपा सालार जो है तमाम देखेंगे बस पप्पू पर ही चुटकुला बनाते हैं। यही बीजेपी की गद्दारी इस देश को नाकाबिले बर्दाश्त है, जिस तरह से इस गद्दार राहुल गांधी को बचाते हैं। तो मनरेगा का सेवन जो है हमारे भारतीय समाज में कई बुराइयों की जड़ है, उसकी जननी है। और मनरेगा का सेवन जो है, सेवन करने से इस समाज एक बहुत भारी कीमत चुकाता है और उस कीमत की भरपाई कोई और कीमत कर नहीं सकती। तो भारतीय समाज के खास करके इससे हमारा जो आम भारतीय भाई बहनों का और गरीब भारतीय भाई बहनों का परिवार तबाह हो जाता है। मियाँ जी जो है वो जो थोड़ी बहुत दैनिक कमाई करके आते हैं, सब
शराब में जो है, शराब में यानी वो पी करके वो भी बदहोश की हालत में आकर के अपनी पत्नी से, बच्चों से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। ये आए दिन का रोना है। तो और पत्नी बेचारी जो है इसका दंश झेलती है, बच्चे इसका दंश झेलते हैं, ये सिर्फ शराब के कारण। तो हर तरह से जो है ये पूरे भारतीय समाज के लिए भी, और उसमें जो गरीब तबका है और सामान्य तबका है, उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इस मर्म को हमारे सिर्फ जो है हमारे मोरारजी देसाई नहीं समझा था, और उन्होंने अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल 27 महीने का पूरे देश में लागू किया था। और मोरारजी देसाई आतंकवाद पर उनके क्या बेबाक विचार थे और देश के लिए बहुत उपयोगी। जब वो वहां गए थे प्रधानमंत्री की क्षमता में, अब ये देश को जाना जरूरी है, प्रधानमंत्री की क्षमता में जब वो शिलांग गए तो जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर के जो 7 जो प्रांत हैं वहां से करीब 8-10 MP आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लिए चुन करके। ये जो GNPC कांग्रेस वाले हैं उनको कुछ पैसे उसे दे करके सरकारों को, और वो जो तो उसको डोल करते हैं, DOLE डोल में काफी पैसा उसे देते हैं, और वो पैसा जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन इसको 8-10 MP मिल जाते हैं, बस इसका यही काम है। तो ये सरकार जो माने ये GNPC की सरकार केंद्र वाली उन 7 प्रांत की जो सरकारें हैं पूर्वोत्तर भारत की, उनको डोल दिया करती थी, और जो कि वो शुद्धता जो है वो भ्रष्टाचार के लिए। अब चूंकि जब ये पहुंचे हमारे मोरारजी देसाई जब पहुंचे वहां पर शिलांग में, तो मुख्यमंत्री इनसे कहा कि सर अभी तक डोल नहीं आया है। अब इनको पता ही नहीं था कि डोल क्या होता है। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन लगाया, पूछा कि भाई ये डोल क्या होता है। तब इनको पता चला कि डोल क्या होता है। तब उस मुख्यमंत्री से बोले कि भाई आपको डोल मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा कि आपको खुद ये दिखाना पड़ेगा कि आपका राज्य जो है अपने बूते पर, अपने संसाधनों के बूते पर कितना राजस्व पैदा कर रहा है, कितना रेवेन्यू पैदा कर रहा है। तो उसी के कमेंसुरेट, उसी के अनुपात में आपको डोल मिल सकता है। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ परिश्रम करेंगे, कुछ राजस्व पैदा करेंगे तो उसके अनुपात में मिलेगा। मतलब उनको खुद परिश्रम करने के लिए अब अपना खुद का राजस्व जो है वो वो पैदा करने के लिए, निकम्मा बनने के लिए नहीं। कोई MP वगैरह जो है वो मैंने दिया वो पैसे को जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके MP वगैरह वो चुनवाने के लिए नहीं, देश हित में उन्होंने कहा कि भाई राज्य सरकार खुद मेहनत करे, खुद राजस्व पैदा करे, और ठीक उसी के अनुपात में वो डोल मिल जाएगा। इस तरह की भावना थी उनकी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। किस तरह से सिखाते थे और बल देते थे, और किसके विरुद्ध इतनी भ्रष्ट GNPC, कितनी गलत बातें जो वो ये उसकी परंपरा, उसकी आदत जो है वो डाल रखी थी। और मोरारजी देसाई जब गए लंदन में किसी मीटिंग में, तो
पूर्वोत्तर में जानते हैं कि इसमें जो है जितने भी प्रांत हैं उनके प्रांत वाइज या यानी प्रदेशवार या माने स्टेट वाइज जो है वो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, माने आतंकवादियों के ये संगठन है। मतलब कि मेघालय में एक तरह का होगा, त्रिपुरा में एक तरह का होगा आतंकवादी संगठन, मिजोरम में होगा, मणिपुर में होगा, नागालैंड में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, इस तरह से। लेकिन सबसे पुराना जो मान भारत विरोधी या आतंकी या अतिवादी जो संगठन है वो था मिजो विद्रोह। और मिजो विद्रोह का नेता था लालटेंगा। ये बात है सन 70-78 की, 77 वो 77 और 78 की, 1977 और 1978 की। तो मोरारजी देसाई लंदन में गए थे भारत के प्रधानमंत्री की क्षमता में किसी मीटिंग में गए थे लंदन। तो आप लोग माने जानते ही होंगे कि जब मीटिंग का समय लंबा खींचता है तो बीच बीच में वो ब्रेक हो जाता है। उस ब्रेक में ये जो और भी जो प्रधानमंत्री उनसे व्यक्तिगत माने बातचीत, मिलना विचारों का आदान प्रदान करना आपसी। तो वो क्या करते हैं, तो उसी बीच में चूंकि मिजो विद्रोह का जो सबसे पुराना ये भारत विरोधी माने एक आतंकवादी संगठन है, उसका अब ये भी आप जानते हो कि जितने भी आतंकवादी संगठन होते हैं भारत में, उसके नेता भारत बाहर बसते हैं, खासकर विशेष करके कनाडा और अमेरिका में और इंग्लैंड में। वहीं से ही ये देश जो है खाद पानी उनको देते हैं। तो वो लंदन में बसा हुआ था लालटेंगा। और जब उसको खबर मिली कि भारत से कोई प्रधानमंत्री आया है, और जब अब बस इसी फिराक में था जब ये ब्रेक हुआ माना मीटिंग का, तो ये मिला इनसे मोरारजी अपने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से, और उसने बोला, थोड़ी बात छूट गई थी कि जब वो मेघालय की राजधानी शिलांग में गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और जब उसने डोल की मांग की तो डोल के विषय में बता दिया। और इसके बाद वो मेघालय के मुख्यमंत्री का से एक समस्या और भी गंभीर है। क्या उन्होंने क्या कि साहब ये भूमिगत आतंकवाद एंड अंडरग्राउंड टेररिज्म ये अपना सर उठा रहा है। तो मोरारजी देसाई ने मतलब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उस मुख्यमंत्री से पूछा कि तब आप इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारी छोटी सी पुलिस है और एक छोटी सी हमारी आर्म्ड पुलिस है। हम तो जानते हैं कि हर एक प्रदेश में एक नॉर्मल पुलिस होती है, एक जो है आर्म्ड पुलिस है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या पीएससी है। तो उसने कहा कि उस मुख्यमंत्री मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब मेरी तो एक छोटी सी पुलिस है और छोटे से आर्म्ड पुलिस है, वो भला कैसे आतंकवादियों का सामना कर सकती है। मोरारजी देसाई ने उस मुख्यमंत्री से ये नहीं कहा कि ठीक है हम सेना भेज देंगे, हम जो है जो अर्धसैनिक बल बीएसएफ सीआरपीएफ इत्यादि को भेज देंगे। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या किया और क्या कहा कि आप एक सामान्य सभा बुलाइए, जनरल मीटिंग बुलाइए लोगों की, जनता की, और उसको मैं संबोधित करूंगा। इन्होंने बोला। मोरारजी देसाई बहुत थोड़ा बोलते थे, लेकिन जो भी है बिल्कुल सॉलिड, ठोस। उन्होंने अंग्रेजी में कहा उस सभा को, अंग्रेजी में कहा, The land of Northeast is the land of India. The land of Northeast is the land of India. And in it, only Indians can reside. Therefore, those elements who have any less and least faith
in the Indian people, in the Indian soil, as well as in the Indian constitution, shall have to leave this country immediately. इसका भावार्थ हिंदी में यह हुआ, उन्होंने ये कहा कि ये जो पूर्वोत्तर की जो जमीन है वो भारत की जमीन है, इसलिए इसमें सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए वो तत्व जिनका यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। इतना बेबाकी से आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बताइए, कोई प्रधानमंत्री बोला है? अरे ये तो कांग्रेसी वाले चाहे बीजेपी वाले आतंकवादियों को सामने टेबल पर बिठा करके बात करते हैं कि आइए हम आपसे बात करते हैं। तो इस रवैये से जो है आतंकवादियों का और अलगाववादियों का और अतिवादियों का हौसला कम होगा, पस्त होगा। मोरारजी देसाई के बेबाक विचारों से पस्त होगा कि भाई जिन लोगों का विश्वास ही नहीं है या जिनका कम विश्वास है यहाँ के लोगों में, यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के संविधान में, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। और इसके बाद तो फिर जो मैं बता रहा था कि जो वो लंदन की मीटिंग में, तो इस फिराक में था लालडेंगा कि कब मैंने टाइम मिले और हम मिलते हैं। तो जो मीटिंग के ब्रेक में मिला वो लालडेंगा, वो अंग्रेजी में कहा कि सर, आई एम लालडेंगा एंड आई वांट टू डिस्कस फ्यू ऑफ द इश्यूज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लालडेंगा का नाम सुनते ही मोरारजी देसाई तुरंत उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि इस बंदे को भारत की नागरिकता नहीं मिली है। तो वो तुरंत उसकी जो इस नब्ज को दबाया उन्होंने लालडेंगा का। उन्होंने पूछा, आर यू इंडियन? तो उसको कहना पड़ा कि नो सर। जो ही उसका नो सर, उन्होंने कहा कि देन डोंट वेस्ट माय टाइम हियर। उन्होंने सवाल किया कि क्या तुम भारतीय हो? तो उसको बोलना पड़ा। कैसे वो झूठ बोलता कि नहीं सर, हम भारतीय नहीं हैं। तो उन्होंने कहा तब हमारा कीमती समय यहाँ पर बर्बाद मत करो, भगा दिया उसको। आज ये सब जो है पाकिस्तान जो है वो वहाँ से प्रायोजित करता है। तो ये जेएनपीसी वाले जब तक शासन में थे, हम पाकिस्तान से बात कर, यानी वो आतंकवाद भेज रहा है, आतंकवादियों को यहाँ भेज करके लोगों को मरवा रहा है। और ये बोलते थे कि हम वो जो है वो आतंकवादियों को भेजने वाले पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। ये नीयत थी जेएनपीसी वालों की, गद्दार जो है वो जेएनपीसी वालों की। और जरा देखिए, हमारे मोरारजी देसाई ने उसको भगा दिया। और भी जरा देखिए, जब वही लालडेंगा मरता है, जिसको जीते जी हमारे मोरारजी देसाई ने भगा दिया था, जब वो मरता है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी में, हैसियत में, अपने केंद्रीय रेल मंत्री रामविलास पासवान को लगाते हैं। उसकी डेड बॉडी को, उसके शव को लंदन से आजाल जो राजधानी है मिजोरम की, वहां तक उसको स्कोर्ट करने के लिए, उस आतंकवादी के शव को स्कोर्ट करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री अपने रेल मंत्री को लगाते। ये फर्क जरा आप लोग देखिए। तो यानी उसको सम्मान करने के लिए, जिसको जीते जी हमारे मोरारजी देसाई ने जीते जी जिसको भगा दिया था। ये हालत है हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे मोदी महोदय हो, चाहे ये गद्दार जेएनपीसी वाले जो हों। और जिस बात के लिए, अच्छा, और उनको
हमारे मोरारजी जी देसाई को, यानी वो पहले भारतीय थे जिनको पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान होता है निशान पाकिस्तान मिला हुआ है। ये बात सत्य है, लेकिन किस अवसर पर मिला हुआ है उसको भी जान लीजिए। वहां पर सैनिक शासक या सेनाध्यक्ष पाकिस्तान का जियाउल हक, वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि प्रधानमंत्री थे, उनका तख्ता पलट करके वो खुद शासक बन बैठा जियाउल हक, और इन पर एक झूठा मुकदमा चलवाया, इन पर यानी जुल्फिकार अली भुट्टो पर, और उनको फांसी की सजा सुनवाया। फांसी की सजा आई तो उसकी सजा को रोकने के लिए दुनिया के कई देश जो है इस शासक जियाउल हक को कह रहे थे कि भाई ये फांसी मत दीजिए। मोरारजी देसाई जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, और चूंकि बहुत सिद्धांतवादी थे और दूसरे देश के मामलों में दखल देना जो है उनके वसूलों के खिलाफ था, यही बात उन्होंने कहा। तो और ये भी बात है कि सस्ती लोकप्रियता तो मोरारजी जी देसाई से कोसों दूर थी कि सस्ती लोकप्रियता के रूप में कुछ कह देंगे तो कुछ जो है वो पाकिस्तान समर्थक तत्व हैं यहाँ पर भारत में, जैसे जेएनपीसी के लोग या जेएनपीसी के जो चाटुकार हैं, तो वो खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है इनमें यानी सस्ती लोकप्रियता जो है उनसे कोसों दूर थी। तो वो मोरारजी जी देसाई अपने वसूलों के अनुसार उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। तो इस बात से जियाउल हक काफी प्रसन्न हुआ। भाई देखिए, कम से कम उन्होंने एक वसूल की बात की कि भाई ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, और उसी से प्रसन्न होकर के जियाउल हक ने निशाने पाकिस्तान दिया इनको, मोरारजी देसाई। उसको ये गद्दार जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, बीजेपी का सिपा सालार जो है वो प्रदीप सिंह जैसे लोग मोरारजी देसाई को गद्दार कहते हैं। और जिस राह के अधिकारियों को बताने की बात थी वो मोरारजी जी देसाई ने नहीं, वो इंदिरा गांधी की करतूत है। तो ये गद्दार इंदिरा गांधी की रक्षा करेंगे, प्रदीप सिंह जैसे लोग और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दार लोग। ये हमारे देश के लोगों को जन्म हो जाए। इतने बड़े महान और राष्ट्रभक्त, देशभक्त, देश की चिंता करने वाले हमारे मोरारजी जी देसाई को सब गद्दार कहते हैं। और अखर अब इनके कथन पर मत जाइए। ये इंदिरा गांधी की तारीफ करते हैं, ये प्रदीप सिंह जैसे लोग नेहरू की तारीफ करते हैं, गद्दार नेहरू की तारीफ करते हैं जैसे लोग, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की तारीफ करते हैं जैसे लोग। यदि उनके मुंह से किसी और को गद्दार कहा जाएगा तो समझ जाइए कि निश्चित है कि वो देशभक्त होगा, क्योंकि ये सब खुद ही गद्दार है। अरे सन 71 की लड़ाई में जब ये बांग्लादेश अलग हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में अलग हुआ पाकिस्तान से, तो इसको ये जेएनपीसी के जो चाटुकार चमचे कहते हैं कि इस इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदल दिया। क्या क्या बोलते हैं, किसके लिए? उस गद्दार इंदिरा गांधी के लिए। और कैसी गद्दारी, जरा सुन लीजिए। वो जब ये पूर्वी पाकिस्तान
पश्चिम पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में अलग हुआ, तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नेता जो है वो शेख मुजीबुर रहमान, जिसकी बेटी है यही शेख हसीना, जो कि इसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उन्होंने खुद कहा कि हम भारत में मिलना चाह रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी आई थी ना, अभी शेख हसीना भारत में आई थी, उसने खुद कहा कि हमारे पापा ने हमारे पिताजी या हमारे अब्बा जान ने खुद इस बात को ऑफर किया था कि बांग्लादेश भारत में मिलना चाह रहा है। लेकिन ये गद्दार इंदिरा गांधी जो है वो बांग्लादेश को नहीं मिलेगी, और बांग्लादेश के न मिलने से कितनी समस्या है, बांग्लादेशी घुसपैठिया फलाने ठिकाने। आज सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो भारत के नक्शे का जो चिकन नेक की बात होती है, वो बहुत मार्मिक माने वो पैसेज है चिकन नेक। तो ये बांग्लादेश अपने साथ होता, बांग्लादेश अपने साथ होता तो चिकन नेक वाली समस्या नहीं होती। चिकन नेक है ना वो, जो कि उधर से नेपाल इधर से बांग्लादेश, और करीब 18-20 किलोमीटर चौड़ा और 50 किलोमीटर लंबा। तो ये बांग्लादेश भारत में होता तो चिकन नेक की समस्या नहीं होती, बांग्लादेशी घुसपैठिए की समस्या नहीं होती। ये NRC वगैरह जिस पर कि काफ़ी राजनीति करती है, ये बीजेपी जो है, उसकी भी समस्या नहीं होती। कब? यदि वो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ होता। तो उसी प्रकार की गद्दारी इसने किया। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जब जो कोई चाह रहा था भारत में मिलने के लिए, लेकिन ये मिलने नहीं दिया। अपने गद्दार पिता नेहरू के समान, जो कि तिब्बत मिलना चाह रहा था, तिब्बत जो है भारत में मिलना चाह रहा था, लेकिन वो गद्दार नेहरू जो है वो मिलने नहीं दिया उसको। और एक गद्दारी और किया इसी इंदिरा गांधी ने, कि कश्मीर की ओर से हमारी फौज जो है वो पाकिस्तान में घुसना चाह रही थी, और यदि वो घुसती तो वहां तक पहुंच जाते सब, लाहौर तक। इसने और ये वक्तव्य जो है, जो वो थे हमारे मानिक शाह साहब, जो जनरल थे, उन्होंने इस बात को कहा, सार्वजनिक रूप से कहा था। इसने मना किया था इस गद्दार इंदिरा गांधी ने कि जम्मू कश्मीर या जो है वो जो है उधर से पाकिस्तान में मत घुसो। तो इस इंदिरा गांधी की तमाम गद्दारियां देश के खिलाफ। लेकिन ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग, गद्दार जो है प्रदीप सिंह जैसे लोग सिर्फ गद्दारी को नहीं कहेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो कि इतने बड़े देशभक्त थे और आवाम परस्त थे, आवाम के दुख दर्द को जानते थे। शराब कितना घातक है, जो है हमारे गरीब जो तबका है, हमारा जो आम जो तबका है अपने भारतीय समाज का, उसके प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने पूरे अपने प्रधानमंत्री का काल 27 महीने तक जो है पूरे देश में लागू किया। उसको ये सब गद्दार कहते हैं। तो देश ऐसे पत्रकारों को, ऐसे जो है पुष्पेंद्र कुलशेखर को अच्छी तरह से पहचाने। ये सब पाले जाते हैं बीजेपी के द्वारा या JNPC के द्वारा। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के माहौल में आइए, भारतीयता के आधार पर एक होइए। इन सारी ताकतों को EVM मशीन पर शून्य करना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।